Green revolution and ecology, or what are the ecological consequences of green revolution in India. In Hindi the same thing is known, हरित क्रांति, एवं पारिस्थितिकी. I don't know whether my spelling is correct or not. Just I am coming in a minute. अब जो लेक्चर अब दूंगा वो उसके लिए है, डेमो के लिए, तो वो हो गया. So actually, oh sorry, thank you. This is a topic. You know, भारत एक कृषि प्रधान देश है. If anybody is not comfortable, I will be teaching the same topic in agricultural geography of India. This is a full unit, very important unit, and about 40 marks are coming out of that. But today for about 30 minutes, I will be speaking in Hindi, and Hindi you can say will be broken Hindi mixed with English. हरित क्रांति, आप जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है. आज भी 60% या इससे ज्यादा वर्कफोर्स खेती बाड़ी में लगी हुई है और गांव में रहते हैं. लेकिन पिछले लगभग 70 वर्ष में भारत अनाज के मामले में आत्मनिर्भर नहीं है. आप कहते हैं कि नहीं हम आत्मनिर्भर हैं, और उसका प्रमाण यह है कि हम निर्यात करते हैं. हम चावल, बासमती चावल निर्यात करते हैं, हम रूस को गेहूं भेजते हैं, यूरोप के जो पूर्वी देश हैं इन सब को हम चावल और गेहूं दोनों भेजते हैं. तो निर्यात करने वाला वही है जो जिसके पास अधिक होगा. ये सही है कि हम निर्यात करते हैं और नेता यही कहेंगे कि भारत आत्मनिर्भर है. लेकिन एक इसका दूसरा पहलू ये भी है कि भारत की 26% जनसंख्या दरिद्र रेखा से नीचे है, और वो दरिद्र रेखा से नीचे है, बिलो पॉवर्टी लाइन है. वो 2 टाइम खाना नहीं खाते, वो 2 टाइम खाना नहीं खाते, इसलिए हम निर्यात करते हैं. दोनों बातें सही है. हम एक्सपोर्ट करते हैं, कहते हैं कि हम सेल्फ सफिशिएंट हैं, हम आत्मनिर्भर हैं, इसमें वजन है. और ये वास्तविकता है कि जो पंजाब हरियाणा का सबसे बढ़िया या देहरादून का बढ़िया बासमती चावल होता है वो सब मिडिल ईस्ट कंट्रीज को जाता है. लेकिन ये भी वास्तविकता है कि हमारे 26% जनसंख्या दरिद्र रेखा से नीचे है और ये 2 टाइम का भोजन नहीं करते. 26% का मतलब होता है लगभग 32 करोड़ जनसंख्या. 32 करोड़ जनसंख्या 2 टाइम का भोजन नहीं करती, और इसलिए हम निर्यात करते हैं. अगर ये भी 2 टाइम खाना खाने लगे, बल्कि हम आभारी को खाना नहीं खाते, इसलिए हम निर्यात करते हैं. यदि ये 26% या 32 करोड़ लोग भी 2 टाइम का खाना खाने लगे तो हमें काफी बड़ी मात्रा में गेहूं और चावल दोनों का आयात करना पड़े. ये तो एक बैकग्राउंड रखिए. कहने का मतलब ये कि भारत अनाज के मामले में आजादी से लेकर आज तक आत्मनिर्भर नहीं रहा. अब समस्या ये उत्पन्न हुई कि 1962 से लेके 1964 तक भारत में भारी अकाल पड़ा. अकाल मुझे पता है, मैं दिल्ली में था उस वक्त, मैं लेक्चरर हो चुका था, दिल्ली में पढ़ाता था, कि रेल भर के आती थी और उतरते ही पुरानी दिल्ली के प्लेटफार्म पर डेड बॉडीज, और नई दिल्ली, पहाड़गंज, इन सब में मरे हुए लोग गाड़ियों से उतारे जाते थे और वो या उतर के मर जाते थे. वो शिकार थे भूखमरी के, उनका कोई इलाज नहीं था. वह ऐसा भयानक अकाल हमने कभी नहीं देखा. इधर आने को दिल ही नहीं चाहता था. हालांकि अकेले थे, कनॉट प्लेस आते थे, रीगल बिल्डिंग के हम भी आते थे घूमने, लेकिन वो सीन ऐसा था कि उसको देखने को मन नहीं चाहता था. ये पोजीशन थी भारत की. ये जब पोजीशन हुई तो भारत सरकार ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने एक निर्णय लिया, और ये
कि हमको अनाज के मामले में आत्मनिर्भर होना है। चूंकि भारत उस समय 12 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन करता था और ये हमारी जो आवश्यकता है उसका बहुत कम था। चूंकि हम उस समय अमेरिका से, यूएसए से 10 मिलियन टन आयात करते थे। हमारा अमेरिका के साथ एक एग्रीमेंट था जो आप पढ़ते हैं जीएस में, PL 480। इस एग्रीमेंट के अंतर्गत लगभग आधा 12 मिलियन टन हम गेहूं उत्पादन करते थे देश में और 10 मिलियन टन आयात करते थे। और अमेरिका पर एक दबाव बनाया जा रहा था कि भाई हमारी जनसंख्या तो चावल खाती है, आप चावल उगाया कीजिए। इतनी दुर्दशा थी भारत में अनाज की कि हम रिक्वेस्ट करते थे कि आप हमारे लिए चावल उगाइए, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी जनसंख्या राइस ईटर है, चावल खाने वाली है। इन हालात को देखकर अमेरिका के 2 विद्वान थे, जिनका विद्वान अर्थशास्त्री थे, जिनका नाम था पैडक ब्रदर्स। दो भाई, दोनों अर्थशास्त्री। इन्होंने भविष्यवाणी की, जब ये अकाल पड़ा तो भविष्यवाणी की कि 1975 में भारत में मालथस आ जाएगा। मालथस का आप अर्थ समझते हैं, सिद्धांत आप पढ़ चुके हैं। वह यहां प्रलय आने वाली है, यहां भूखमरी, महामारी, बीमारी, यहां जितनी तरह के पॉजिटिव चेक्स हैं प्रकृति की ओर से, जितने भी विनाश करने वाले बल हैं, वो सब भारत में होंगे और भारत की जनसंख्या ऑटोमेटिकली आधी हो जाएगी। ये उनकी भविष्यवाणी थी। ये सब बैकग्राउंड है इम्तिहान में लिखने के लिए। इसी समय एक और घटना घटित हुई। सन 63 में पंडित जी यूएनओ में पार्टिसिपेट कर रहे थे। जनरल असेंबली का सेशन चल रहा था। जनरल असेंबली में हमारे प्रधानमंत्री गए हुए थे और उसमें किसी इशू पर भारत ने रूस का साथ दिया। क्योंकि हमारी रूस से दोस्ती बहुत पुरानी है, अब तो दोस्ती बदलती रहती है, लेकिन हमारी शुरू से जो दोस्ती रही है ये वेस्टर्न ब्लॉक से कम थी, सोवियत संघ के साथ ज्यादा थी। तो किसी इशू पर, और इसराइल का मुद्दा था, भारत ने रूस का साथ दिया। तो शाम को जब डिनर पर सब रिलैक्स मूड में होते हैं यूएनओ के सेशन में, तो किसी वेस्टर्न पॉलिटिशियन ने पंडित जी पर एक कटाक्ष कसा, एक सरकास्टिक एक कमेंट पास कर दिया। और कमेंट वो ये है जो किताबों में नहीं मिलेगा कि पंडित जी, आप सदैव ही सोवियत संघ का साथ देते हैं और आपकी जनसंख्या को खाना हम खिलाते हैं। ये बहुत ही हार्श, कह लीजिए बहुत ही सख्त बात थी। क्योंकि लीडर सभी होते हैं, लेकिन पंडित जी का स्टेटस उस समय 62-63 में मैं बता रहा हूं, वर्ल्ड के बहुत ही गिने चुने बड़े लीडर्स में था। मार्शल टीटो थे, जमाल नासिर थे, पंडित जी थे। ये बड़े लीडर्स में इनकी यानी गिनती होती थी। पंडित जी उससे हट हुए। इसको इम्तिहान में ना लिखिएगा, लेकिन मैं पीछे की स्टोरी बता रहा हूं कि पंडित जी को बड़ा दुख हुआ कि इस आदमी ने इसलिए ये बात कही है, इस लीडर ने इसलिए कही है कि हम इनसे अनाज लेते हैं। लौट के आए तो कैबिनेट की एक मीटिंग की और कहा कि हमको अनाज के मामले में आत्मनिर्भर होना है। ये PL 480 के अंतर्गत हमको अनाज नहीं मंगाना। ये एक निर्णय लिया सरकार ने, या पंडित जी ने, या उनकी कैबिनेट ने। क्योंकि जो मांगने वाला होता है वो देने वाले के बराबर नहीं होता। असेंबली में सबका वोट एक है, सभी मेंबर हैं, हर कंट्री का एक वोट है, लेकिन ये एक वास्तविकता है कि मांगने वाला देने वाले के बराबर नहीं होता। जो मांगता है उसको आंखें नीचे करनी पड़ती हैं।
इसलिए मैं आपसे भी चाहता हूं कि जीवन में मांगिए नहीं, जब तक मजबूरी ना हो। और आप पे मजबूरी नहीं होगी, अगर आपको मेहनत करने की आदत है तो मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या आप बड़े अभिलाषी ना हो, बहुत आपने अपनी मांगे ऐसी कर रखी हैं कि मुझको तो भाई बहुत सी लोगों को खाना खिलाना 5 स्टार होटल में, वो और बात है, उससे आप बचे रहिए। तो मांगने से वाला कभी देने वाले के बराबर नहीं होता। आप कभी जीवन में इस उसूल को बरतिएगा। आप जब पोजीशन पे होंगे, जाहिर पैसे की कमी तो नहीं होगी, लेकिन लाइफ में मांगने वाला देने वाले के बराबर नहीं होता। भारत एक मांगने वाला देश था, रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप अनाज दीजिए, और अनाज में भी आप चावल उगाया कीजिए। अमेरिका में जो उनका है नहीं, मानसून जलवायु का वो देश नहीं है। तो पंडित जी को दुखवार आते ही कैबिनेट की मीटिंग की और कहा कि हमको अनाज के मामले में आत्मनिर्भर होना है। तो उस वक्त सी सुब्रमण्यम खाद्य मंत्री थे, अनाज के मंत्री तमिलनाडु के सुब्रमण्यम थे, और उसी समय पर कृष्णा मेनन थे हमारे डिफेंस मिनिस्टर। ये उस वक्त की बात है, सब पंडित जी के दोस्तों में थे। तो 1964 में ये निर्णय लिया गया कि हमको बाहर से लाकर के नए बीजों की खेती करनी है। नए बीज जिनको कहते हैं हाई यील्डिंग वैरायटीज। HY वीज हाई यील्डिंग वैरायटी। कहा कि ये जो नए बीज हैं ये अधिक उत्पादन देते हैं और इनसे बहुत सारे हमें लाभ होंगे। उनसे क्या लाभ होने की संभावना थी, जो 1964 का निर्णय था कि नए बीजों की खेती की जाए और इससे हमारी बहुत सी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। क्या लाभ होने में पॉइंट वाइज आपको बताऊंगा, लेकिन यहां याद रखिए कि हाई यील्डिंग वैरायटीज भारत में नमूने के तौर पर 1964 में, और खास तौर से दो अनाज की फसलों के लिए हमने मंगाई। एक तो चावल, और चावल के बीजों का आयात किया, इंपोर्ट किया इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये मनीला में है, फिलीपींस की कैपिटल। वहां एक इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है जहां पर शोध कार्य इसी बात पर होता है कि नए बीज कैसे विकसित किए जाएं पूरे विश्व के लिए चावल के। दूसरे मेक्सिको, दिस वाज फॉर राइस। मेक्सिको से गेहूं, गेहूं के नए बीज का आयात किया गया, और इस गेहूं को लरमा रोजा बोलते थे। तो ये दो बीज आयात किए गए और इनको सरकार ने भारत के विभिन्न भागों में इनकी खेती आरंभ की। तो भारत की कृषि में नए बीजों का प्रसारण ही हरित क्रांति कहलाते हैं। अगर उत्तर लिखना पड़े तो यहां से उत्तर शुरू होता है। उत्तर हरित क्रांति पे अगर आए तो यहां से शुरू होता है कि भारत में की कृषि में नए बीजों का प्रसारण या उनका फैलाव या उसका विस्तार ही हरित क्रांति कहलाता है। जब हरित क्रांति आई तो भारत में अनाज की भारी समस्या थी। PL 480 पर हम निर्भर कर रहे थे, इसलिए आत्मनिर्भर होने के लिए इनका सहारा लिया गया। तो इनसे क्या क्या लाभ होने की संभावना थी, जो लाभ हैं वो आप देखिए। नए बीजों से भारत को क्या क्या लाभ होने की संभावना थी, मैं पॉइंट वाइज लिखा है, इम्तिहान में ज्यादा नहीं लिख पाएंगे आप। ये अंग्रेजी में है, लेकिन अंग्रेजी ऐसी नहीं जो समझ ना सके आप। नंबर 1, शॉर्ट ड्यूरेशन इकोनॉमाइज ऑन लैंड। नए बीज जल्दी तैयार होते हैं, खेत में कम समय तक रहते हैं।
जैसे गेहूं 100 दिन में तैयार हो जाता है, नहीं, गेहूं 120 दिन में तैयार हो जाता है। चावल 90 से लेके 95 दिन में तैयार हो जाता है। जो देसी गेहूं है वो 5 महीने 150 दिन लगते थे और चावल को 130 दिन लगते थे। तो उनकी तुलना में इनका समय, खेत में रहने का समय कम है। कहते हैं कि जब खेत में कोई फसल कम समय रहेगी तो खेत खाली होगा, दूसरी फसल तैयार होगी। पहला एडवांटेज है शॉर्ट ड्यूरेशन, कि ये कम समय में तैयार होंगी, तो इससे कृषि की सघनता बढ़ेगी, इंटेंसिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर होगा। एक किसान एक ही खेत में एक से अधिक फसलें उगा सकेगा, ये एक लाभ था। नंबर 2, इससे मल्टीपल क्रॉपिंग, उसी का पॉइंट है कि एक किसान एक साल में 2 से लेकर 3 फसलें उगाया करेगा। अब जब 2-3 फसलें होंगी तो अनाज अधिक हो जाएगा। अनाज अधिक होगा तो हमारी जो खाद्य सामग्री की आपूर्ति है वो होती रहेगी। और बड़ा एडवांटेज ये है कि इससे रोजगार के अवसर अधिक मिलेंगे। जो गांव की एक समस्या है कि बेरोजगारी है, किसान उस समय तक काम नहीं करता जब तक मानसून ना आ जाए, छुट्टी बिताता है, शादियां करता है, ताश खेलता है, मजे करता है, कि जब ये बीज आएंगे तो उसकी वजह से किसान ज्यादा बिजी रहेगा, बेरोजगारी दूर होगी, क्योंकि किसान को भी काम मिला है, उसके साथ जो काम करने वाला मजदूर है उसको भी काम मिलेगा। और जब किसान की जेब में नहीं, किसान अधिक उत्पादन करेगा तो मंडियों में अनाज बिकेगा, वहां लोडिंग अनलोडिंग मजदूर करेंगे, उनको रोजगार मिलेगा। किसान की जेब में अधिक पैसा होगा तो वो अपनी आराम की चीजें खरीदेगा, जैसे वो सिलाई की मशीन खरीदेगा, घास काटने की मशीन खरीदेगा, ऐसे ही कपड़े धोने की मशीन खरीदेगा, वो आराम की चीजें खरीदेगा। जब आराम की चीजें करेगा तो नगरों में छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगी। तो इस तरह से चेन रिएक्शन ये होगा कि भारत के ग्रामीण लोगों की बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो जाएगा। ये है जनरेशन ऑफ मोर, ये बहुत बड़ा है। बल्कि कुछ अर्थशास्त्रियों ने कहा कि भारत की सारी समस्याओं का समाधान नए बीज हैं, इनकी खेती करो और अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो जाएगा। खैर, उसके बाद न्यूट्रल टू स्केल, इसका अर्थ यह है कि छोटा किसान हो या बड़ा किसान, किसान हर प्रकार के होते हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ मध्यम वर्ग के हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ सीमांत किसान होते हैं। तो कहा कि नए बीज सबको उसी अनुपात में लाभ देंगे। न्यूट्रलिटी ऑफ स्केल को मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कहूंगा, आप में भी शायद कोई इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट है नहीं, है कोई इकोनॉमिक्स का? खेती जो करते हैं उसमें एक सिद्धांत उत्पत्ति का लागू होता है, उत्पादन ह्रास का नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। उत्पादन ह्रास का नियम यह है, या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न यह है कि जैसे जैसे किसान के पास अधिक भूमि होगी, बड़ा किसान होगा, उसका प्रति एकड़ उत्पादन कम होगा। इसको समझिए, इंग्लिश में मैं चूंकि रिपीट करूंगा ये लेक्चर। जो बड़े किसान हैं उनका प्रति एकड़ उत्पादन कम होगा, छोटे किसान का प्रति एकड़ उत्पादन अधिक होगा। ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न करता है। जैसे जैसे किसान की भूमि या कृषि भूमि का आकार बढ़ता है तो उसका उत्पादन प्रति एकड़ या प्रति हेक्टेयर कम होता जाता है। बड़े किसानों का उत्पादन कम होता है, छोटे के किसानों का उत्पादन ज्यादा होता है। यह है उत्पादन ह्रास का नियम। उद्योग में इसके विपरीत लाभ या सिद्धांत लागू होता है, जिसको लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न कहते हैं, या उत्पादन वृद्धि का सिद्धांत कहते हैं। जितना बड़ा कारखाना होता जाएगा लागत खर्च कम होता जाएगा, लागत खर्च कम होता जाएगा तो उसका लाभ या फायदा उसका बढ़ता जाएगा। तो यहां कहने का मतलब ये है कि जब ये नए बीज लिए गए तो उसमें आशा ये की गई थी कि छोटे किसान या बड़े किसान सबको एक ही अनुपात में लाभ होगा। ये नहीं कि ये प्रो बिग फार्मर है या प्रो स्मॉल फार्मर है, दोनों को समान रूप से लाभ होगा। जो बड़ा किसान है उसको भी लाभ होगा, उसी अनुपात में होगा, और जो छोटा किसान है उसको भी इतना ही लाभ होगा जितनी उसकी भूमि है। यह है न्यूट्रलिटी और इजी टू एडॉप्ट। कहा कि नए बीजों की खेती करने के लिए कोई कोचिंग गाइडेंस की जरूरत नहीं है।
इसके लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं। इस खेती को करने के लिए थोड़ा सा डेट्स का एडजस्टमेंट करना है। तो कब बीज बोया जाए, बस उसमें सुधार की आवश्यकता है। जैसे पहले कहते थे गेहूं बोने के लिए, गेहूं को पहले जो देसी गेहूं होते थे, जो हमको अब देखने को भी नहीं मिलते और मिलते हैं तो बहुत महंगे मिलते हैं, देसी गेहूं की विशेषता ये थी कि देसी गेहूं को दिवाली फेस्टिवल से पहले बो देना चाहिए। मेरी बात पे ध्यान दीजिए कि देसी गेहूं को दीपावली के त्योहार से पहले बो देना चाहिए। जो बाद में बोएगा वो दिवालिया हो जाएगा, वो दिवालिया होगा। उसका कारण है ज्योग्राफिकल। इसमें यह कहा गया कि जो नए बीजों को दीपावली त्योहार से पहले बोएगा वो दिवालिया हो जाएगा। उल्टा हो गया। क्यों? अगर दीपावली से पहले, अभी अक्टूबर में आने वाली है दीपावली, उससे पहले यदि आपने नए बीज बो दिए तो इसके 90 दिन जनवरी या फरवरी में होंगे। जनवरी और फरवरी में तापमान कम होता है, कोहरा पड़ता है, और उसी वक्त इस पे गेहूं पे फूल आता है और दाना बनना शुरू होता है। तो कहते हैं कि वो बीमार हो जाएगा और वो कभी पकेगा नहीं और फसल खराब हो जाएगी। ये एडजस्टमेंट करना है। वो जो 5 महीने में तैयार होता था उसको अक्टूबर में दीपावली से पहले इसलिए बोते थे कि मार्च के महीने में जाकर के उसका फ्लावरिंग पीरियड होगा और वो अच्छी फसल देगा। तो ये इसमें ये था कि नए बीजों में कोई विशेष ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, बस किसानों को ये बताना है कि भाई इसको नवंबर में इसकी बिजाई करनी चाहिए, पहले ना कर दीजिए, वरना फूल इसमें जनवरी फरवरी में आएगा। जनवरी फरवरी में तापमान कम होता है, फूल उस वक्त आएगा, कोहरा भी पड़ता है, आपकी फसल खराब होगी। और हुई। जो जिद्दी किसान थे जिन्होंने नई टेक्नोलॉजी को इसके अनुसार नहीं अपनाया, उनके गेहूं पर हमें याद है कि जनवरी फरवरी में फूल आ गया और वो घास हो गई, उसमें से अनाज मिला ही। ये थे लाभ। इनको संक्षिप्त में आप लिख सकते हैं, विस्तार की जरूरत नहीं, कि सवाल बहुत बड़ा है। ये जब प्रश्न आता है तो इस तरह आता है कि हरित क्रांति या हाइल्डिंग वैरायटीज से आप क्या समझते हैं, इसका पारिस्थितिकी पर, इकोलॉजी पर और समाज पर क्या असर पड़ा है। तो ये सवाल बहुत लंबा है। आज मैं लंबा तो नहीं पढ़ाऊंगा, वो तो मुझे पढ़ाना है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में, लेकिन मोटी मोटी बातें मैं आपको बताऊंगा। ये तो है इससे लाभ, यानी नए बीजों के लाभ। लेकिन ये नए बीज बड़े डेलिकेट बीज हैं। ये तभी अच्छा उत्पादन देते हैं जब कुछ भौगोलिक परिस्थितियां इनके अनुकूल हो। जब वो भौगोलिक परिस्थितियां अनुकूल होंगी तभी ये अच्छा उत्पादन देते हैं। और वो भौगोलिक परिस्थितियां आप देखिए, या ज्योग्राफिकल कंडीशंस क्या हैं जो ये अच्छा उत्पादन देते हैं। पॉइंट वाइज इन पे, हर एक पे एक एक पैराग्राफ लिखा जा सकता है, लेकिन मैं संक्षिप्त में आपको बताऊंगा कि नए बीज, इनको प्यास बहुत लगती है, इनको पानी की अधिक आवश्यकता है। इसलिए जहां पर पानी नहीं वहां इनकी खेती नहीं हो सकती। कंट्रोल्ड इरिगेशन, जैसे गेहूं के लिए 20 दिन के बाद सिंचाई हो जानी चाहिए। जब खेत में बीज डाला है उसके 20 दिन के बाद इनको सिंचाई की आवश्यकता होती है, क्योंकि इनको प्यास बहुत लगती है। और सिर्फ ये नहीं कि आपने सिंचाई का प्रबंध कर लिया, एक वर्ड इसमें लिखा है कंट्रोल्ड इरिगेशन। सिंचाई ऐसी हो कि आपको 2.5 सेंटीमीटर पानी देना है। पहली सिंचाई 2.5 सेंटीमीटर, जिसको 1 इंच कहते हैं। खेत में पानी इतना लगना चाहिए, और खेत में अगर 1 इंच पानी हर जगह फैलाना है तो खेत समतल होना चाहिए, खेत लेवल्ड होना चाहिए। पर चांस हमारे खेत लेवल्ड नहीं होते, क्योंकि हम जब खेती करते हैं, जो किसान के घर के बच्चे वो जानते हैं खेत ऐसा होता है, बीच किनारे पर ये उठा हुआ होता है और बीच में इसमें गहर होता है। तो अगर आपका खेत ऐसे लेवल नहीं है तो पानी ढल करके यहाँ आ जाएगा, यहाँ 2.5 सेंटीमीटर नहीं रहेगा, हो सकता है यहाँ 4 सेंटीमीटर हो जाए। और कहते हैं कि आप अधिक जल दें, सिंचाई करें या कम करें, दोनों ही हानिकारक है। ये बिल्कुल वैसे है जैसे किसी मरीज को
या तो अंडर डोज दें या ओवरडोज करें। तो पहली कंडीशन ये है कि कंट्रोल्ड इरिगेशन होनी चाहिए, खेत लेवल्ड हो और 20 दिन के बाद सिंचाई हो, और उसके बाद पहली इरिगेशन 20 दिन, उसके बाद हर 15 दिन के बाद सिंचाई होनी चाहिए। यदि आपको सही उत्पादन लेना है तो आपको एक खेत की सिंचाई कम से कम 5 या 6 बार करनी पड़ेगी। अगर बारिश हो जाए तो दूसरी बात है, अन्यथा आपके पास कोई साधन सिंचाई का होना चाहिए जिसको आप खुद सिंचाई कर सके। दूसरे कहते हैं एडिक्वेट सप्लाई ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। ये जो नए बीज हैं इनकी हाइट तो कम होती है, इनका कद छोटा होता है, वो इतने ही पौधा होता है, लेकिन इन्हें भूख बहुत लगती है। दे आर ग्लूटन्स, इनको बहुत ही एनपीके जो केमिकल फर्टिलाइजर है इसकी भारी आवश्यकता होती है, बल्कि इसकी रेशो कहते हैं 45 पर हेक्टर इतना खाद मिलना चाहिए। और खाद कहीं मुफ्ती तो मिलता नहीं, उसके लिए पैसा होना चाहिए, और किसान के पास अगर पैसा नहीं है तो वो ये खाद लगा नहीं सकता, वो लगा नहीं सकता तो उत्पादन गिरेगा। पहली कंडीशन हो गई कि सिंचाई का साधन हो, खेत समतल हो, पानी बराबर फैले पूरे खेत में, और उसके बाद उसके पास इतना धन हो कि वो इतना भारी मात्रा में खाद खरीद सके, या उसके संबंध ऐसे हों कि वो जो कामदार होते हैं सोसाइटी के, जो खाद देने वाले लोग हैं, उनसे दोस्ती हो, आपको कर्जे पे मिल जाए। क्योंकि जब आप बनिए से लेंगे साहूकार से, वो तो आपको पैसे खाद दे सकता है। तो दूसरी कंडीशन ये हो गई कि भारी मात्रा में इनको खाद की आवश्यकता होती है। गोबर की खाद की इतनी आवश्यकता नहीं है, जो हमारा देसी खाद है उसकी नहीं है, इनको अंग्रेजी खाद जिसको कहते हैं उसकी आवश्यकता है। फिर देखें तीसरी कंडीशन क्या है, एप्लीकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड। जिस खेत में हर 15 दिन के बाद सिंचाई हो रही है, जिसमें भारी मात्रा में खाद, अंग्रेजी खाद या केमिकल फर्टिलाइजर लगाया जा रहा है, तो उस खेत की जलवायु एक छोटे स्तर पर, उसमें आर्द्रता है और उसमें एनर्जी भी है, उसमें हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन है। हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन फसल के लिए बहुत अच्छी होती है, फसल उससे तेजी से उगती है, लेकिन यही कंडीशन जिसको हॉट एंड ह्यूमिड कहते हैं वही बीमारियों के लिए भी अच्छी होती है। और बीमारियों के लिए नहीं, बहुत से इंसेक्ट्स उसी वक्त उगते हैं जब नमी भी हो, आर्द्रता हो और वायु में तापमान भी अधिक हो। आपने देखा होगा कि मई के महीने में भयानक गर्मी पड़ती है, लेकिन जैसे ही बारिश होती है तो चींटी के पर निकल आते हैं, उड़ने लगती है, लाइट पे भारी इंसेक्ट्स आने लगते हैं। कहां से आ गए? थोड़ी देर में आ जाते हैं, इतनी तेजी से इनका जन्म होता है। तो जिस खेत में निरंतर आपने सिंचाई की है, जिसमें लगातार खाद भी ज्यादा डाला है, तो उसकी जलवायु फसल के लिए अनुकूल है। लेकिन यही परिस्थिति अनुकूल होती है कीटाणुओं के लिए और बीमारियों के लिए। तो इन पर कंट्रोल करने के लिए इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स होने चाहिए। इंसेक्टिसाइड, कीटाणुनाशक दवाई किसान के पास वो होनी चाहिए। और आप जानते हैं कि कीटाणुनाशक जितनी दवाई होती है, इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स, ये सभी विष होते हैं, ये पॉइजन है, जहर है, तभी तो मारेंगे इंसेक्ट्स को। और भारत में जो शुद्ध विष है वो नहीं मिलता। ये अच्छी बात है या बुरी बात है, बनिया उसमें मिलावट करके रखता है। जो प्योर पॉइजन है वो नहीं मिलता। आप इसको आजमाइए नहीं, कुछ भी किसी हालत में हो, लेकिन ये एडल्ट्रेशन। और उससे अगर कहिए कि भाई ये तो प्रभावशाली हो नहीं रहा, तो वो ISI की मोहर दिखा देगा बोतल पे या कंटेनर पर, इसमें तो मोहर लगी हुई है। ये पता नहीं इसकी धर्म पत्नी ही मोहर लगाती रहती है घर में बैठ करके, उसमें कुछ मिलाती रहती है। और वो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि इतने महंगे जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स हैं वो प्रभावशाली नहीं होते, और उसको एक से अधिक बार इनको लगाना पड़ता है। एक से अधिक बार लगाएगा तो उसकी लागत बढ़ती जाती है, और हो सकता है कि उसके पास इतना धन भी ना हो कि वो इनको खरीद सके। फिर एक प्रॉब्लम और है इससे जुड़ी हुई, जिसको मैं यहां बताता हूं। मान लीजिए एक बड़ा किसान है,
उसके पास बड़ा खेत है, उसके पड़ोसी छोटे खेत वाले। इस तरह से मान लीजिए खेतों का डिजाइन है। तो ये बड़ा किसान चूंकि बड़ा है, नेताओं से संपर्क होगा या उसने कुछ कर्मचारियों से अपनी दोस्ती कर रखी होगी, वो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का इंतजाम कर लेता है। और अगर नहीं है तो अपनी बहू के आभूषण गिरवी रख देगा, उसके पास इतनी क्षमता है कि वो उनको वापस ले देंगे। तो उसने यहां अप्लाई कर दिया इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड। और ये छोटे किसान हैं, इनके पास इतना धन नहीं है कि ये भी इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड खरीदे, तो इनके खेतों में तो पैदा होंगे। इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड इनके खेतों में पैदा हुए और इन्हें पड़ोसी के खेत में जाने के लिए किसी वीजा पासपोर्ट की जरूरत नहीं है। इनको यहां से यहां जाने में रात में दिन में कोई नहीं रोक टोक कर सकता। तो ये खेत बड़ा किसान जिसने के कीटाणुनाशक दवाई लगाई है, उसके पड़ोसी भी इस कंडीशन में हो कि वो भी लगाए। गोया पूरा गांव इस कंडीशन में हो कि इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड को इस्तेमाल करे, अन्यथा वो पड़ोस के खेत से वहां जाएंगे। क्योंकि इंसेक्ट्स को भी अच्छी फसल अच्छी लगती है, उसको खूब खाते हैं, उसमें नुकसान करते हैं। तो ये एक और कंडीशन हो गई। ना नौमन तेल होगा ना राधा नचेगी, वही कंडीशन होती जा रही है। कितनी आशाएं थी हमको कि ये होने वाला है, वो होने वाला है, सारी समस्याओं का समाधान है, नए बीज आने गए, बेरोजगारी भी दूर हो जाएगी, अनाज की आपूर्ति हो जाएगी, निर्यात भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। और हमारा तो सॉल्यूशन आ गया, एक पेनिसिया है। और उसके बाद मार्केटिंग होनी चाहिए, मंडियां अनाज की हो जहां पर अनाज को बेचा जा सके। बेचा तो जा सकता है, लेकिन उनको स्टोर करने के लिए स्टोरेज फैसिलिटीज होनी चाहिए। देखने में ये आया है कि बहुत सी मर्तबा किसानों की फसल या तो घर पे ही खराब हो जाती खलियान में, या फिर मंडी में वो खराब हो जाती। ये एक जरूरी चीज है कि ये तभी सफल होगा जब उनको स्टोर करने की फैसिलिटीज भी मिले, अनाज को शेड में रखा जा सके। उसके बाद कहते हैं रिसर्च एंड मार्केटिंग एंड स्टोरेज फैसिलिटी। फिर कहते हैं रिसर्च। इन नए बीजों की एक वीकनेस ये भी है कि अगर एक ही बीज को आप 3 साल तक लगातार बोएं, लगातार तो किस तरह बोते हैं कि किसान जब उगाता है थोड़ा बीज उठा के रख लेता है कि इससे अगली फसल बोई जाएगी, उससे वो अगली फसल बोता है। फिर तीसरे साल भी कुछ बीज बचा के रखा, उससे तीसरे साल फसल बो दी। तो स्वामीनाथन का कहना यह है, जो बहुत ही इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, कि यदि एक ही बीज को लगातार एक किसान 3 साल तक बोता है तो ऑटोमेटिकली सारी लागत के बावजूद उत्पादन आधा हो जाता है। ये इनकी वीकनेस है नए बीजों की, जिसका तात्पर्य यह है कि हमको नए बीज विकसित करने, हर 3 साल के बाद नए बीज, ये पूसा इंस्टीट्यूट में डेवलप हो या किसी और इंस्टीट्यूट में हो, हमको हर बार साइंटिस्ट को, किसानों को नए बीज देने हैं। और नए बीज विकसित करना महंगा सौदा है, इनमें बहुत रुपए की आवश्यकता होती है। ये गवर्नमेंट की प्रायोरिटी पे है कि किसानों के नए बीजों के लिए कितना रुपया वो आवंटन करती है, कितना रुपया देती है। तो यदि उसी बीज की खेती करते रहेंगे तो उत्पादन ऑटोमेटिकली घट जाएगा। फिर एक कंडीशन ये है कि एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब ये होता है हर गांव में कोई आदमी ऐसा हो जो किसानों को जाके ये बताए कि आपकी फसल कब बोनी चाहिए, कब पानी लगना चाहिए, कब कौन सा खाद लगना चाहिए, बीमारी आए तो कौन सी कीटाणुनाशक विष इसमें अप्लाई हो, और आपको कौन से नए बीजों का अगले साल से उपयोग करना है। ये सारी चीजें बताने वाला कोई आदमी होना चाहिए, जिसको VLW कहते हैं, विलेज लेवल वर्कर, VLW। हर गांव के लिए VLW होना चाहिए। ये सहूलत भी हमारे किसानों के पास नहीं, सरकार ने अपॉइंट ही नहीं किया, जो बताएं कि भाई आपकी खेत में कौन सी बीमारी लगी, कौन सी दवाई लगानी है आपको, वो अंदाजे से जाके अपना करता है वो। और उसके बाद आदमी के अंदर लगन भी हो कि मुझको नए बीजे अप्लाई करने हैं।
यदि आदमी संतुष्ट है, जैसे कि यहाँ आसाम के भी बच्चे हैं, जब हम तिनसुकिया मेल या आसाम मेल से जाते हैं और मालदा को पार करते हैं, बल्कि अलीपुर द्वार को पार करते हैं, उसकी तरफ जाते हैं, न्यू बगाई गांव की, तो रेल की पटरी के दोनों तरफ गर्मी के मौसम में आपको बहुत सारे लड़के जवान मिलेंगे। एक बैम्बू हैट लगा रखा है और एक मछली पकड़ने के लिए कांटा लेकर दिन भर खड़ा रहता है, इसलिए कि कोई मछली फंस जाए। मछली फंसती नहीं, पूरा दिन में मुश्किल से 1 पाव की मछली लेके चलाता है। ये एक लगन की बात है, उसकी हॉबी है, ये कुछ के टाइम वेस्ट करना है, उसको पानी में खड़ा होना है, वो काम नहीं करना चाहता। पंजाब का आदमी ये कभी नहीं सोचता, वो चाहता है कि मुझको ज़्यादा अच्छा उत्पादन करके अच्छा खाना पीना है, अच्छी तरह रहना है, अच्छे कपड़े पहनने हैं। तो ये एक आदमी की अपनी भी नेचर होती है कि वो काम करना चाहता है या काम करना नहीं चाहता। इसलिए जहाँ के लोग लेजी होते हैं, यानी काहिल होते हैं या लेजी होते हैं, वहाँ पर ये सफल होने की संभावना कम होती है। इसके लिए निरंतर काम करने की आवश्यकता है। ये कंडीशंस हैं जिनको आप सिर्फ एक पैराग्राफ में समझेंगे यदि प्रश्न आता है कि इन कंडीशंस की उपलब्धि हो तो ये नए बीज कामयाब होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। अब देखिए, नए बीजों की खेती करने से भारत के कृषि जो लैंडस्केप है, जो कृषि के प्रतिरूप हैं, उसमें क्या परिवर्तन आया, वो इंटरेस्टिंग है। उसमें जरा देखिए कि 1900 हरित क्रांति से पहले, ग्रीन रिवॉल्यूशन से पहले चावल की खेती इन प्रदेशों में होती थी जहां गहरा शेड आपको लगे, वहां पर चावल की खेती की डेंसिटी या सघनता अधिक थी। और जहां ये गहरा शेड है वो क्षेत्र हैं जहां पर 100 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है, क्योंकि चावल को ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे बारिश कम हो रही है, इसकी खेती की सघनता भी कम होती जा रही है। ये केस है 1961-64 का, 3 साल का औसत लेके प्लॉट किया था ये मैप, और ये किताब में भी आपको मिलेगा। तो जैसे जैसे बारिश कम होती है वैसे इसकी खेती भी कम थी। पंजाब हरियाणा में चावल की खेती यहां देखिए नहीं होती थी, उसमें वेस्टर्न उत्तर प्रदेश भी था। और जब कोई मेहमान घर पे आगंतुक आता था, कोई रिश्तेदार, उस दिन चावल बनते थे और हम लोग बड़े खुश हुआ करते थे, आज चावल बनेंगे, उसमें शक्कर या बूरा डाल करके स्वीट डिश बनेगी। उस दिन खुशी, मेहमान की सेवा तो करनी है, चिलम भी भरनी है, लेकिन खुशी यह है कि उसके साथ हमें मीठा चावल खाने को मिले। ये था यहाँ पर। इसमें देखिए परिवर्तन क्या आया। चावल की खेती कश्मीर की घाटी में शुरू से होती है, लेकिन पंजाब हरियाणा में नहीं होती है। लेकिन नए बीजों के आने के पश्चात देखिए ये प्रतिरूप किस तरह बदल गए। तो कहाँ दिखाना है भाई? इस मानचित्र की तुलना आप पहले से कीजिए। आप देखेंगे पंजाब और हरियाणा, जहां खाली था बिल्कुल, वहां पर चावल की भारी खेती। भाई ये मुझे दुखी करने पे लगे हुए। ये पंजाब हरियाणा है। थैंक यू भैया, ये स्लिप हो रहा है, एक रह गया इसको भी। ये तो आपको शेड दिख ही रहा होगा कि यहां पर जहां खाली था यहां चावल, और चावल भी कौन सा? बासमती राइस। बासमती राइस को 100 सेंटीमीटर बारिश की कम से कम आवश्यकता होती है, और पंजाब में 50-60 सेंटीमीटर होती है। ये ध्यान रखिए कि ये फसल यहां आ गई जहां पर वर्षा की कमी है, सेमी एरिड एरिया है। लेकिन आपको जान के खुशी होगी कि कृषि में जो चावल का कृषि पंडित अवार्ड जाता है, वो हर साल पंजाब के किसान को जाता है या हरियाणा के किसान को जाता
ये अवार्ड उसको मिलता है जिसका उत्पादन प्रति एकड़ सबसे अधिक होता है। तो चावल का सबसे अधिक उत्पादन हो रहा है या तो पंजाब में प्रति एकड़ या हरियाणा में, यहां नहीं हो रहा है। जहां पर ट्रेडिशनल एरिया, जहां पर चावल की शुरू से खेती होती आ रही थी, ब्रह्मपुत्र की घाटी या बंगाल, वहां पर उत्पादन इतना नहीं है। क्यों नहीं है? उसका कुछ कारण है। उसका मुख्य कारण यह है कि इस चावल की खेती को या नए बीजों को कंट्रोल्ड इरिगेशन चाहिए, उचित समय पर उचित मात्रा में चाहिए। और ब्रह्मपुत्र की घाटी या बंगाल में ये कंट्रोल्ड इरिगेशन है नहीं, वहां तो ऊपर से बारिश होती है। अभी किसान खाद डाल के आया है और 5 इंच बारिश हो गई, 10-15 सेंटीमीटर, तो बह करके ब्रह्मपुत्र नदी में चला जाता है। उसका जो प्रभाव है वो होता नहीं। अभी मान लीजिए दवाई छिड़क के आया है, कीटाणुनाशक दवाई, ऊपर से बारिश हो गई। ये बारिश पर तो किसी का कंट्रोल है नहीं, ज्यादा बारिश होती है वो बह करके सब वेस्ट हो गया। तो एक तो ये देखिए कि चावल के प्रतिरूप में भारी परिवर्तन आया। यहां तक कि गंगानगर जो कि मरुस्थल है उसमें चावल की खेती होने लगी। दूसरे, गेहूं के भी 2 नक्शे दिखाऊंगा मैं आपको, गेहूं के प्रतिरूप में क्या परिवर्तन आया। ये 1961 से 64 के औसत आंकड़े प्लॉट किए हैं। तो ये व्हीट बास्केट कहलाता था, गेहूं की खेती यहां होती थी। और जैसे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आप दूर जाते हैं, गेहूं की खेती लगभग समाप्त या उसकी सघनता कम होती जाती थी दूर जाते हुए। लेकिन जब से नए बीज आए, इसके प्रतिरूपों में भी भारी परिवर्तन हुआ। ये जो व्हीट बास्केट थी, इसका क्षेत्रफल बढ़ा। ये लद्दाख तक में अब इसकी खेती की जाने लगी। पहले लद्दाख में गेहूं की खेती नहीं होती थी। लद्दाख के वो भाग जहां पर सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं, सुरू की घाटी, नुब्रा घाटी, ये आपने एंट्रीज कर रखी हैं, वहां पर गेहूं की खेती होती है। फर्क इतना है कि वो गेहूं अप्रैल के महीने में बोते हैं और अगस्त के महीने में काटते हैं। विंटर वहां बहुत सीवियर है। और यहां गंगानगर से लेकर के गेहूं दीमापुर, नागालैंड तक इसकी खेती फैल गई। यहाँ कुछ आसाम के भी स्टूडेंट हैं, लेकिन यदि आसाम के पास नागालैंड का राज्य है और उसमें दीमापुर का इलाका समतल है, प्लेन एरिया है, यदि आप विंटर सीजन में जाएं तो आपको गेहूं के खेत वहां मिलेंगे। तो गेहूं का भारी विस्तार हुआ। यहाँ पाकिस्तान की सीमा से लेके किसी हद तक नागालैंड तक खेती हुई। ऊपर सुरू वैली और नुब्रा वैली से लेकर नीचे तक इसका विस्तार हुआ है। तो सबसे ज्यादा सफलता मिली है गेहूं की खेती में, और उन हिस्सों में अधिक होने लगा है जहां पर सिंचाई के साधन उपलब्ध है। ये 2 ही आपको मैं मैप दिखाऊंगा, मेरे पास मैप्स तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन इसका ये देखिए कि हमारी पारिस्थितिकी या इकोलॉजी पर क्या प्रभाव पड़ा है। हमारी इकोलॉजी पर इस किस्म के फसलों के प्रतिरूप का या फसलों के जो क्रॉपिंग पैटर्न्स है उनका क्या असर हुआ। यहाँ पर कुछ हरियाणा के स्टूडेंट है, उनकी जानकारी के लिए मैं बताऊं कि ज़्यादातर नीचे से जो पानी निकाला जाता है नलकूपों के द्वारा, ट्यूबवेल्स के जरिए से, तो नीचे की अंडरग्राउंड वाटर टेबल या भूगर्भ जल वो कम हुआ है। कुछ हिस्सों में कम हुआ है और कुछ हिस्से में ऊपर आ गया है। दोनों ही हानिकारक हैं। जो नॉर्मल कंडीशंस हैं, इस मैप को देखिए, ये आसान है। ये हरियाणा का मैप में तुम तो अच्छी तरह पहचानते होगे। ये जो जितने राज्य हैं अंबाला से लेकर के न डिस्ट्रिक्ट से जनपद, अंबाला से लेकर के यहाँ से यमुना नदी जाती है, इसके तट पर ऊपर से आइए कुरुक्षेत्र है, करनाल है, पानीपत है, सोनीपत है, और नीचे ये आपका फरीदाबाद और गुड़गांव वगैरह। यहाँ पर जल स्तर लगभग 3 मीटर नीचे चला गया है। ये हमने एक परिवर्तन किया है, चूंकि ज्यादा सिंचाई करते हैं इसलिए जल स्तर जो अंडरग्राउंड वाटर टेबल है वो नीचे हुई है।
और इधर जब भिवानी, रोहतक और हिसार और सिरसार, जहां बाबा का डेरा है, इस तरफ जाते हैं, इस तरफ वाटर टेबल ऊपर आई है, इस तरफ वाटर टेबल ऊपर आई है, इसलिए नहीं है कि बाबा का डेरा है। वहां पर सिंचाई ये सब लोग करते हैं, लेकिन नीचे कोई 15 फीट की गहराई, 5 मीटर की गहराई पर वहां एक जिप्सम की लेयर है। ये अंदर की स्ट्रक्चर जो मिट्टी के नीचे है, वहां जिप्सम की लेयर है, और जिप्सम लेयर से पानी नीचे नहीं जाता। इसलिए इस भाग में जहां ये शेड दिया है, यहां पर वाटर टेबल ऊपर आ रही है। आप 10 फीट की ड्रिल कीजिए, आपको हैंडपंप लगाने के लिए 10 फीट की जरूरत पड़ती है, वाटर टेबल ऊपर आ गई। तो दोनों ही हानिकारक है। इससे पारिस्थितिकी प्रभावित हो रही है उल्टे तौर पर। हो सकता है आगे चलकर इस भाग में जल का अभाव हो जाए और यहाँ पानी ऊपर जलमग्न या वाटरलॉग कंडीशंस हो जाए। एक तो ये देखिए, और दूसरे कुछ और मैप्स है मेरे पास। दो मिनट दीजिए सब। एक यह है कि हरित क्रांति भारत के सब भागों में सफल नहीं हुई। ये सफल वहां हुई है, कामयाब वहां है या सक्सेसफुल है जहां पर सिंचाई के साधन उपलब्ध। और सिंचाई में भी सिर्फ नहरी सिंचाई नहीं, वहां ट्यूबवेल की सुविधा। ये मानचित्र देखिए कि ये नहरों का जाल दिखाया गया है, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। यहाँ नहरों का जाल है, यहाँ सिंचाई। लेकिन सिंचाई नहरों के अतिरिक्त यहां पर पंजाब में 9 लाख के करीब ट्यूबवेल है, हरियाणा में 5 लाख ट्यूबवेल है, और गंगा यमुना द्वाब में 2 लाख से ज्यादा ट्यूबवेल है। वह यहां पर नहरों का जाल तो है ही है, यहां ट्यूबवेल भी बहुत है। कुछ सरकारी ट्यूबवेल हैं और अधिकतर प्राइवेट ट्यूबवेल हैं, किसानों ने अपने कुएं लगाए हैं। और कुएं भी ये ट्यूबवेल भी 2 प्रकार से हैं। कुछ तो वो जो बिजली से चलते हैं, और कुछ किसानों ने डीजल से चलने वाले इंजन के भी पंपिंग सेट लगा रखे हैं। वह उन्होंने अपने सिंचाई का पूरा इंतजाम कर रखा है। यही वजह है कि पंजाब में लगभग 97% एग्रीकल्चर लैंड सिंचाई के अंतर्गत है। हरियाणा में भी यही पोजीशन है, हर खेत पे सिंचाई का साधन उपलब्ध है। तो इस गहरी सिंचाई या अधिक सिंचाई के कारण याद रखिए कि सेमी डेजर्ट एरिया है, वर्षा के एतबार से यहाँ पानी के एतबार से यहाँ पानी बारिश कम होती है। यहाँ की मिट्टियों में सैलिनिटी और एल्कलिनिटी बढ़ रही है। ये मैप नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी से मैंने ट्रेस किया है और दिखाया कि जहाँ सिंचाई ज़्यादा है वहाँ ये जो डॉट्स लगे हुए हैं, इसमें सैलिनिटी या अल्कलिनिटी की मात्रा बढ़ गई है। और कह रहे हैं यदि किसान अपने फसलों के प्रतिरूप या रोटेशन ऑफ क्रॉप्स में परिवर्तन नहीं लाते तो ये पूरा उत्तरी पश्चिमी भारत, पंजाब, हरियाणा, ये खेती के लिए यूजलेस हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। दिन ब दिन ये बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए कि जो पीएच वैल्यू है,
ये इस स्केल पर न्यूट्रल वैल्यू 7 है पीएच में, तो या तो सॉइल एल्कलाइन हो गई या एसिलाइन हो गई, दोनों ही हानिकारक है इन द लॉन्ग रन। फिर एक मैप देखिए कि कुछ किसानों ने गंगानगर जैसे मरुस्थल में चावल की खेती शुरू कर दी, और उस चावल की खेती का नतीजा हुआ, और इसलिए खेती शुरू कर दी चूंकि वहां पर सिंचाई का साधन उपलब्ध है। वहां पर इंदिरा गांधी कैनाल आ गई है। इंदिरा गांधी कैनाल के पानी से ये लोग भी बासमती चावल उगा रहे हैं। एक ट्रांसपेरेंसी कहीं, ये इंदिरा गांधी कैनाल कैचमेंट एरिया है। इस क्षेत्र में सिंचाई का साधन है, ये लोग चावल की खेती करते हैं। शीत ऋतु में, सर्दी के मौसम में गेहूं की खेती करते हैं। तो उसका रिजल्ट ये है कि इस नहर से पानी दोनों तरफ सीप करता रहता है। इसमें लाइनिंग तो है नहीं, ईंटों की ब्रिक्स से तो सीमेंट किया नहीं, मिट्टी से पानी सीप होकर के दोनों तरफ पानी भरा रहता है। मरुस्थल है, दोनों तरफ पानी है, तापमान अधिक है, आर्द्रता है, नमी है, वाटर लॉग्ड या जलमग्न भूमि है। तो ये कंडीशन जो इस नहर के दोनों तरफ है, ये आइडियल होती है मॉस्किटोज के लिए। खेती उन्होंने चावल की, गेहूं की कर दी, सिंचाई खूब करते हैं, तो कहते हैं मच्छर बहुत खुश हैं दोनों तरफ। यदि आपको शाम को इंदिरा गांधी के कैनाल पे टहलने के लिए जाना पड़े तो ये मच्छर टहलने नहीं देते, अटैक करते हैं सामने से भारी संख्या में। मैं फंस गया था एक बार वहां, इसमें के टहलने चले, शहर के आदमी को शौक होता है कि ताज़ा हवा खा के आएंगे, तो वो खाएं तो तभी जब आप वो कोई खाने दे। वहां पर मच्छर इतने हैं, तो उस मच्छर का असर ये हुआ है कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की रिपोर्ट है कि भारत में सबसे अधिक डेंगू और चिकनगुनिया राजस्थान के उस क्षेत्र में है जहां से इंदिरा गांधी कैनाल जाती है। और ये मैप मैंने वहीं से लिया है कि सिर्फ इस क्षेत्र में ये बीमारी अधिक नहीं फैल रही, ये अरावली को पार करके इधर भी आ गई। तो इस नए बीजों की खेती से जहां अपने अनाज की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की, वहां पर हमने कुछ बीमारियों को निमंत्रण पत्र भेजा है, आइए हमको बीमार कीजिए, डॉक्टरों के ताकि मजे आ जाएं। तो सबसे ज़्यादा डेंगू और चिकनगुनिया से जो मौत हो रही है और मलेरिया से, वो राजस्थान के मरुस्थल में है। जबकि अभी तक हम कहते आए हैं कि मलेरिया बीमारी उष्ण आर्द्र जलवायु की विशेषता है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की बीमारी है। ये ब्रह्मपुत्र की घाटी, बंगाल और तराई क्षेत्र की बीमारी है, जहां सूखा होता है वहां मच्छर नहीं होता। लेकिन जो अब परिस्थिति बिल्कुल बदल गई। अब परिस्थिति यह है कि सबसे ज्यादा मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया की बीमारी मरुस्थल से आ रही है। ये हमने कारनामा किया है। हम एक समस्या का समाधान करते हैं, 10 समस्या खड़ी कर लेते हैं। गार्बेज को डंपिंग करने के लिए पहाड़ बनाने शुरू किए। गाजीपुर का आपने केस पढ़ ही लिया होगा कि वहाँ कुछ लोग जिंदा ही मर गए, दब गए। तो ये जो हमारा सिस्टम है कि इस समस्या का समाधान करें, टेम्परेरी हो सकता है, अल्टीमेटली तो नेचर प्रिवेल करती है। अल्टीमेट जो है प्रकृति अपना बदला लेती रहती है। तो ये कुछ थोड़ी सी बातें मुझे कहनी थी हरित क्रांति के बारे में आपको, और मैं समझता हूँ मैं कुछ ज़्यादा समय बोल गया, इतना मुझे समय नहीं लेना चाहिए था। इस टॉपिक को मैं आपको बाकायदा पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसमें सवाल आता है। पहले 60 नंबर का आता था, अब 20 नंबर का आएगा। ये सवाल आ सकता है कि हरित क्रांति किसे कहते हैं। नए बीजों का जो हम लोगों ने अपनी खेती में समावेश किया है, उसको हरित क्रांति कहते हैं। हरित क्रांति की सफलता के लिए कौन कौन सी कंडीशंस की आवश्यकता है, वो आप पर सवाल आ सकता है। इसका पारिस्थितिकी पर क्या प्रभाव पड़ा, वो सवाल आ सकता है। इसका समाज पर क्या असर पड़ा, ये सवाल आ सकता है। इससे बड़े किसानों और छोटे किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा, और खेती हर मजदूर पर क्या फर्क पड़ा। इस तरह से तोड़ करके कोई सवाल आएगा। लेकिन ये इनकम्प्लीट टॉपिक है, चूँकि डायरेक्टर साहब का कहना था कि हिंदी में कुछ बोलूं, कुछ बोला, कुछ
आपका सहयोग मिलता रहा, इसलिए मैं आधा पौन घंटा इस पर लगा दिया है। लेकिन इस टॉपिक को मैं जब भारत की कृषि या इंडियन एग्रीकल्चर पढ़ूंगा, इसको अंग्रेजी में बाकायदा आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आज का ये टॉपिक यहीं तक।